हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। जी हाँ भाई, निर्मल भाई गुड इवनिंग, अभिषेक, अर्जुन भाई, अंकुल, माँ अम्बे, दिलकुश, सबको नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, समय के अनुसार एक छोटा सा बदलाव हमने भी किया है। काफी दिन से मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। बहुत सारे ले रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ एक छोटा सा बदलाव मैंने ये किया है कि अभी 2024 के अंदर, प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेटेस्ट बात कर रहा हूं। 2024 के अंदर टीसीएस ने, जो कि रेलवे की एग्जाम करवाती है, टीसीएस ने 62 पेपर करवाए थे दोस्तों। और ये 62 पेपर, जिसके अंदर 15 पेपर लोको पायलट के हैं, 23 पेपर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के हैं, 9 पेपर आरआरबी जेई के हैं, 15 पेपर आरपीएफ के हैं। ऐसे कुल मिलाकर 2024 के अंदर 62 पेपर कराए थे। लेकिन उन 62 पेपरों के अंदर साइंस के क्वेश्चनों की संख्या 1800 से ज्यादा है। जी हां भाई, मैंने साइंस निकाल लिया है और इन 62 पेपरों को मैं डेट वाइज करवाऊंगा। ऐसे नहीं उछल कूद वाला काम नहीं करवाऊंगा, पूरे पेपरों को डेट वाइज करवाऊंगा। और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने 1800 क्वेश्चन कर लिए, मतलब ये 62 पेपर कर लिए, तो आधी से ज्यादा साइंस आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी। और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी 9वीं 10वीं से पूछे गए हैं। लोको पायलट की परीक्षा होती है, 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी आता है। ग्रेड थर्ड टेक्नीशियन 9वीं 10वीं का साइंस आता है। आरआरबी जेई 9वीं 10वीं का साइंस आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन पेपरों को देखो, आपको खुद एक अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में पूरा पेपर एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप डी के पेपर और अलग से करवा दूंगा, लेकिन ये 1800 जो क्वेश्चन विज्ञान के हैं, इनका कलेक्शन कर ले मेरे भाई, बड़ा काम का आएगा। एनटीपीसी में साइंस बहुत कम आती है मेरे भाई। एनटीपीसी में साइंस के 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर के अंदर, तो एनटीपीसी का साइंस से बहुत ज्यादा रिलेशन बिल्कुल नहीं है। और साइंस जो आती है वो आपके लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इन सब के अंदर भरपूर साइंस आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब मेरी बात को आप सुनिए। यदि आप नए विद्यार्थी है, विज्ञान पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जूझ रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो एक बार मेरा आज लाइव बैच शुरू हुआ है, चाहो तो आप डेमो क्लास ले लीजिए। साइंस का एकदम नया बैच, 399 रुपए फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है, लाइव बैच है। लाइव के साथ साथ इसमें 200 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास मैंने डाल दी है। यह बैच स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। अगर आप लाइव नहीं पढ़ना चाहते तो मात्र 299 रुपए के अंदर पूरा साइंस का रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो। जी हां, यह बैच आपको मिलेगा डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर। मेरा भाई लाइव लो तो लाइव ले लो, रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए। यह मेरा साइंस का हाथ से लिखा हुआ बुक है, पूरा किताब हाथ से लिखा हुआ है। और यह किताब आप प्ले स्टोर से मंगा सकते हो, डिलीवरी चार्ज फ्री है। ये आपका जो चीजें मैं कर रहा हूं वो मैंने आपको बता दी है। साइंस का लाइव बैच चल रहा है, आप यदि पढ़ना चाहते हो तो डेमो क्लास लेके देख लो। रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हो, किताब आप मंगा सकते हो। ये साइंस के कुछ हथियार हैं जिनका उपयोग हम आपके लिए कर रहे हैं। और मेरा भाई, परीक्षा कभी भी हो सकती है। एक उड़ती उड़ती एक सूचना आई है कि ग्रुप डी की परीक्षा जल्दी भी हो सकती है, ऐसा सुनने में आया था। बाकी का देखते हैं होता क्या है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं से एक छोटी छोटी उड़ती सी खबर आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता
कि नवंबर से पहले ग्रुप डी की परीक्षा होगी, फिर भी देखते हैं, अगर कुछ होता है तो बाद की बात है। पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्लास का जो पीडीएफ है, ध्यान से सुनिए, इस क्लास का जो पीडीएफ है, स्पेस मत देना, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्पेस मत देना। जितने भी पेपर में कराऊंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, जितने भी पेपर में कराऊंगा इन सब का पीडीएफ आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्लास खत्म होते ही। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहला पेपर में करा रहा हूं। टोटल 62 पेपर है और इन 62 पेपरों में से पहला पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये बता दूं, ये पहला पेपर आरआरबी एएलपी लोको पायलट का पेपर है, सीबीटी फर्स्ट, और ये पेपर 25/11/2024 को हुआ था। पहली शिफ्ट का पेपर करा रहा हूं। 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। एएलपी के पेपर चल रहे हैं पहले, इसमें 20 पेपर जो है, क्वेश्चन जो है वो साइंस के पूछे गए हैं। मैं हर क्वेश्चन की डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, हर क्वेश्चन की डिटेल बताऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। धैर्य रखिए। क्वेश्चन भले ही 20 ही है, पेपर में 20 ही आते तो मैं कहां से ऐड करूं? एक पेपर में जब 20 ही क्वेश्चन आए हैं तो मैं नए क्वेश्चन कहां से लाऊंगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर है, पदार्थ। ध्यान से सुनो मैं क्या कर, ऐसे के ऐसी लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर भी बता रहा हूं। दोस्तों, पदार्थ के जो कण होते हैं, आपने ये तो सुना होगा कि पदार्थ जो होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ, ये पेन क्या है? ये पदार्थ है। हम क्या है? पदार्थ है। आपका मोबाइल क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, चौथी अवस्था भी है प्लाज्मा, पांचवी अवस्था भी है बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। वहीं पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील रहते हैं। अब थोड़ा इनमें भी अंतर है, सुनो सुनो सुनो। ठोस पदार्थ है तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो उनमें गति कम होती है। द्रव के कण थोड़े ज्यादा गति करते हैं और गैसों के जो कण है वो और ज्यादा गति करते हैं। ऐसा चित्र हमारे पेपर में है। मेरी बात को आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए, जो बात मैं बोलूंगा ना कहीं अगले पेपर में वो नजर आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ के कण किसके कारण प्यारे विद्यार्थियों ऐसा होता है? उनकी गतिज ऊर्जा के कारण। जैसे ऐसे समझो, कोई पदार्थ है, आप इसको गर्म करो तो ये ऊष्मा लेगा और इनके जो कण है ना ये गति करेंगे। कण जो है मूवमेंट करते हैं, और जब भी कोई कण गति करेगा तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी वहां पर स्टोर होती है? गतिज ऊर्जा। तो यहां पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से पदार्थ के कण जो है वो लगातार क्या करते हैं? गतिशील करते हैं। थैंक यू भाई बंटी भाई जयपुर से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, शानदार, एकदम सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन है। छाप लेना, बांध लेना, भविष्य में हर जगह नजर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं है? बहुत अच्छा पेपर है, मजा आएगा। रेखित पेशियां, ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन भले ही 20 कराऊंगा लेकिन इतनी सारी डिटेल बताऊंगा कि क्वेश्चन 20 के 40 तो अपने आप ही हो जाएंगे। मेरे भाई, मानव शरीर के अंदर 639 मसल्स पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर 639 मांसपेशियां पाई जाती है और इन मांसपेशियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है रेखित पेशियां, एक होती है अरेखित पेशियां, और तीसरे नंबर की जो पेशी है वो है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है।
ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, और हृदय पेशी है। इसके अलावा जो रेखित पेशियां है, ऐच्छिक पेशियां है, इनका एक और नाम है कंकालीय पेशी। इनका एक और नाम है कंकालीय पेशी, क्योंकि ये हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। इनको बोलते हैं चिकनी पेशी, इनको कहा जाता है चिकनी पेशी। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रट्टा मत दो यार। अगर रट्टा ही देना था तो फिर डाबरा सर से थोड़ी पढ़ना था, कहीं से भी उठा के पढ़ लो। ये तो भैया क्वेश्चन को सीखिए, क्वेश्चन की क्लियरिटी करिए। एक बार भैया विकास वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब भाइयों को बता दो कि ये 62 पेपर पूरी आत्मा है साइंस की। 1800 क्वेश्चन, उनकी डिटेल, खत्म कहानी। देख सुन मेरी बात, ये जो रेखित पेशी होती है ना, ये रेखित पेशियों की विशेषता है। एनसीईआरटी के अंदर कक्षा 9वीं में टिश्यू वाला चैप्टर है। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के अंदर टिश्यू वाला चैप्टर है। अगर ये लाइन डिट्टो ऐसे के ऐसे ही लिखी हुई है, ये मेरी गारंटी है। मेरे पास पुरानी किताब है, अगर आपके पास नई किताब है तो वहां पर आप एक बार टिश्यू वाला चैप्टर खोल लेना। इसका आंसर ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या ये जो रेखित पेशी होती है ना, ये बेलनाकार होती है। नंबर 1 बेलनाकार। अशाखित का मतलब है सीधी होती है, मतलब शाखाओं में बटी नहीं होती है, जैसे ऐसे होती है। साथ में इसमें क्या है, रेखाएं पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है, इसीलिए तो इसको रेखित पेशी बोलते हैं। साथ में सबसे बड़ी विशेषता, ये बहुकेंद्रकीय होती है। एक से अधिक इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। बहुकेंद्रकीय होती है। ये शब्द को पकड़िए, शब्द पकड़िए मेरे भाई, शब्दों को पकड़ लीजिए। तो हमारी बात हो रही है रेखित पेशियों की। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जब मैं 1800 क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो 1800 क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार रिपीट होगा। मैं आज कह रहा हूं, आप खुद देख लेना। ये पेशियों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 20 बार रिपीट होगा। ये क्वेश्चन कभी रेखित पेशी, कभी अरेखित पेशी, कभी हृदय पेशी, कभी पेशी। मेरा भाई क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बात हो रही है रेखित पेशियों की क्या विशेषता है। तो रेखित पेशी जो होती है, ये बेलनाकार होती है। शब्द को पकड़िए, अशाखित। जो अपनी एक बात सुनिए, जो हृदय पेशी होती है, हृदय पेशी, जब इनका चित्र हम देखते हैं तो हृदय पेशी जो है ना, ये एक्चुअली शाखाओं में बटी रहती है। ब्रांचे शाखाओं में बटी रहती है, ऐसे शाखाओं में बटी रहती है। इस तरह से शाखाओं में बटी रहती है। हृदय पेशी शाखाओं में बटी रहती है, इस तरह से ब्रांचेज, शाखाएं। तो जब आप कभी हृदय पेशी की बात होगी तो आप एक ही शब्द पकड़ लेना हृदय पेशी के लिए, एक ही शब्द पकड़ लेना कि ये शाखित पेशी कहलाती है। शाखाओं में बटी रहती है, शाखित पेशी कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज, इसका एक शब्द पकड़ो, ये बहुकेंद्र की होती है। इसका सबसे अच्छा शब्द है, ये शब्द जो है ना, ये बहुकेंद्र की है। ये केवल आपको रेखित पेशियों में ही मिलेगा। छांट लो, पकड़ लो। देखिए, नंबर 1 बहुकेंद्रकीय जो शब्द है, ये केवल और केवल आपको रेखित पेशियों में देखने को मिलेगा। बाकी दोनों जगह पर ये एक केंद्र की होती है, ये भी एक केंद्र की होती है। ये एक केंद्र की है, ये एक केंद्र की है। इसमें शब्द ऐड कर लीजिए। सॉरी, ये बहुकेंद्र की है। थोड़ा सा एक बार वापस देखो, ये बहुकेंद्र की है, इसका एक शब्द पकड़ लो। ये एक केंद्र की है, एक केंद्र की है। ठीक है। इसके अलावा इसके लिए क्या शब्द पकड़ना पड़ेगा? हृदय पेशी जो है ना, ये शाखित पेशी होती है, इसके लिए ये शब्द पकड़ो, शाखित पेशी होती है। और अरेखित पेशी है ना, देखिए एक शब्द आता है तुर्की नुमा। देखो एक शब्द आएगा कि ये जो अरेखित पेशी होती है ना, ये लास्ट में ऐसे नुकीली होती है, नुकीली होती है, तुर्क नुमा होती है। तो ये जो तुर्क नुमा शब्द है ना, ये शब्द पकड़ लीजिए। ये शब्द कहां काम में आएगा? अरेखित पेशियों के लिए काम में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुक्का नहीं लगेगा, रट्टा नहीं लगेगा। बार बार कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ये पेपर किसके आया था बताओ एक बार। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये है लोको पायलट, सीबीटी फर्स्ट का पेपर है।
जो 25/11/2024 को आया था, और आप खुद इस पेपर को कर रहे होंगे। आपने अगर एग्जाम में दी है ना, तो आपको पता होगा कि किसके कौन सा पेपर आया है और आपकी गलती कहां कहां हो रही है। तो मेरा भाई ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, ध्यान से सुनो। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश रिक्त स्थान प्रतीत होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नहीं, यहां पर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों सुनिए, आपने ये अवतल दर्पण है, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो, 3-4 नियम क्लियर करा देता हूं। अवतल दर्पण, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये है वक्रता केंद्र सी, ये फोकस है। मैं पहले अभी अवतल दर्पण की बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो, पूरा क्लियर कर दूंगा। जब प्रकाश की किरण समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष से नीचे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। नियम नंबर पहला है, नियम नंबर पहला, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद वो फोकस से गुजरती है। इसी बात को मैं यहां बोलूंगा, इसी बात को जब मैं उत्तल दर्पण के लिए बोलूंगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ये है मेरा फोकस और ये है मेरा वक्रता केंद्र सी, ये है मेरा पोल और ये है मेरी प्रिंसिपल लाइन। क्वेश्चन ये है मेरा भाई, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आपको पता है टकरा के ये तो फैलती है, टकरा के ये तो फैलती है, लेकिन लेकिन ये किरण फोकस से फोकस से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है मेरा भाई। ये जो प्रकाश की किरण है ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यही क्वेश्चन है, नियम नंबर 1 की बात हो रही है यहां पर, बड़े ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की किरण एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ये प्रकाश आ रहा है और ये आके यहां टकराती है परावर्तक सतह पर, तो टकराने के बाद ये फैलेगी, ऐसे जाएगी, लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य फोकस से आपतित होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुख्य फोकस, एक मिनट और चेक कर लो इसको। अपसारित 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 शब्द, अपसारित, ओ भाई, अपसारित फैलेगी, अभिसारित नहीं, अभिसारित नहीं, अभिसारित नहीं, अपसारित। ध्यान से सुन लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी गलतियां तो हो रही है। देखो 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 देखो, अब कोई कहते हैं ना कि गुरुजी परीक्षा में गलतियां कैसे होती है, खुद पकड़ो इस क्वेश्चन को। परीक्षा में यूं ही गलती हो जाती है, मुख्य फोकस से अपसारित, मुख्य फोकस पर अभिसारित, ये अपसारित है, ये अभिसारित है। तो मेरा भाई यहां पर जब प्रकाश आता है, यहां पर जब प्रकाश आता है तो टकराने के बाद वो अपसारित होता है, फैलता है। कोई प्रकाश किरण पुंज आ रहा है तो टकराने के बाद वो फैलता है, अपसारित होगा। ऑप्शन नंबर वी टिक करिए इसका। उड़ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत बच्चों का गलत होता है। ये नियम नंबर 1 है। यहां देखो, दोनों में देखो, यहां तो क्या होता है, प्रकाश आएगा, टकरा के फोकस से गुजरेगा। यहां प्रकाश जब आएगा तो टकरा के फैलेगा और वो मुख्य फोकस से अपसारित होता है, टकरा के ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रहा है, ऐसे। ये है इसका नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप ऐसे समझो आपके ये क्वेश्चन आ गया नए बच्चों के। चेक करो इस क्वेश्चन को। प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? सीधा क्वेश्चन है एकदम, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सुनिए, हमारा तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है
ये 3 भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह है आपका दूसरा प्रकार का तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा प्रकार का जो तंत्र है, अब इससे 2 प्रकार की तंत्रिका निकलती है। एक है कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, और एक निकलती है मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 प्रकार, खोपड़ी से निकलती है कपालीय तंत्रिकाएं, इनकी संख्या याद कर लेना, कहीं ना कहीं आगे आएगा। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है, जबकि 31 जोड़ी निकलती है मेरु तंत्रिकाएं। और ये जो कपालीय तंत्रिकाएं है और जो मेरु तंत्रिकाएं है, ये हमारा किसका भाग है, ये किसका भाग है, ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है ये क्लास ही चलेगी अब, है ना। एक टाइम और निकालेंगे, स्पेशल ग्रुप डी के पेपर और कराने का वो है प्लान, तो वो भी मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। तो भैया हमारा 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें कौन आता है, परानुकंपी, परानुकंपी, और एक आता है अनुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है इसमें। आपका सेंट्रल में कौन आ गया, सेंट्रल में आ गया मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। पी जाओ, घोंट के पी जाओ इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में यहां ऐड कर लेना, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, जवाब होगा 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या लगभग सबको पता है, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम है साइटिका। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम साइटिका है। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम साइटिका है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, परिभाषा पूछी है। प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी वस्तु की आप स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा। यह है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mgh। आप किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित या निहित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। एक गतिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² काम में आएगा। ठीक है भैया, मेरी बात को आप सुन लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं कि 2024 में अभी ये 62 पेपर जो करवाए हैं, एनटीपीसी के अंदर साइंस बहुत कम आई है। 2-2 क्वेश्चन आए, 3-3 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने एनटीपीसी को यहां ऐड नहीं किया है। लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, इन 62 पेपरों में कुल 1800 क्वेश्चन विज्ञान के पूछे गए हैं, और इन 1800 जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। इस क्लास का जो पीडीएफ है, ये आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप प्रत्येक पेपर को ऐड कर लो अपने पास, रख लो अपने पास। इन पेपरों को मैं नंबर लगाऊंगा, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, ऐसे करके मैं पूरे 62 पेपर करवा दूंगा। इनको अपने पास में रखो, परीक्षा देने जाओ तो इनको जरूर देखना। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। फिर सीधा क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भाइयों को पता है ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर जैसे एक जूते के आकार की एक संरचना पाई जाती है, जूते के आकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज के टूटने पर ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में कहां पर रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सूत्रकणिका, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया से 8-10 क्वेश्चन आप जल्दी से बोल दीजिए। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक कोलिकर था, कोलिकर। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक खोजकर्ता अल्टमान को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक खोजकर्ता अल्टमान को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? सी वेंडा ने। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। शब्दों को सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति एक जूते के जैसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस चक्र की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उंगली जैसी संरचना होती है, इनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा बनेगी, जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। जो भी हमें ऊर्जा मिलती है दिन भर, वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा संग्रहालय कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह है माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी। कैसी लग रही है भाई क्लास? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मीणा जी की मुस्कान, आलोक यादव जी, विजय, सबको मेरा नमस्कार। भाई, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मेरा यह है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास नहीं है। जितना मैं जानता हूं उतना आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर ये 1800 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको बहुत सारी विज्ञान समझ में आ जाएगी। हर क्वेश्चन की भरपूर डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन भले ही 20 कराऊं चाहे 30 कराऊं, लेकिन आपको इतनी सारा रिवीजन करा दूंगा कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सभी दोस्त एक जुनून के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको भरपूर रिवीजन कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो भाई विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तो तू कर ले, लेकिन तुझे एक बार विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। चाहे तू कहीं से भी पढ़, किसी भी टीचर से पढ़, चाहे तू ऑफलाइन पढ़ चाहे ऑनलाइन पढ़, चाहे कहीं से भी पढ़, लेकिन मेरा भाई अगर तू नया स्टूडेंट है तो एक बार विज्ञान जरूर पढ़ ले। मेरा लाइव बैच चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है और ये मेरा एप्लीकेशन है डाबरा क्लासेस जयपुर के नाम से। इस पर आप जाके एक बार डेमो देख लीजिए। वहां पर मात्र 399 रुपए के अंदर मैं पूरी साइंस पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहां से अगर आपको रिकॉर्डेड बैच लेना है तो मात्र 299 में आप रिकॉर्डेड बैच यहां से ले सकते हो। एक सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, जिस पर हम बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तारों का टिमटिमाना। सर क्या ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में आते? आया हुआ है भाई। तारों का टिमटिमाना यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे और तारों के बीच बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारे माध्यम है। और जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपवर्तन की वजह से वो प्रकाश हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। तो तारों का टिमटिमाना ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ लाइनें और बोल देता हूं। पेंसिल है, पेंसिल को पानी में रखते हैं, मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अगर आपने पैर पानी में लटका रखे, पेन जैसे पैर मान लो, अगर आप अपने पैरों को पानी में लटका के बैठे हुए हैं तो पानी में पैर आपके मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकता है।
और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे भाई सुन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उडो मतो सुनो। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये दिया था ओरस्टेड ने, ओरस्टेड ने, ये ओरस्टेड ने दिया था, ओरस्टेड ने दिया था। बताओ कब दिया था, डेट बताना एक बार। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था, ओरस्टेड ने दिया था। क्या है ये, पहले लाइन सुनिए। जब किसी चालक तार में, रुक जाओ, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक तार, सॉरी, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसका पता लगता है हमें दिक सूचक सुई से या कंपास से। दिक सूचक सुई या कंपास से पता चलता है कि हां, इस पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। वापस सुनिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका पता चलता है दिक सूचक सुई से। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। मेरे भाई, अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो शायद हो सकता है आपको कुछ उल्टा सीधा उत्तर मिले, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब उन्होंने चुंबकीय सुई माना है, दिक सूचक सुई, जिसको हम कहते हैं कंपास भी कह सकते हैं भाई। ये जो उपकरण है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम नहीं करेगा, ये हमारी जो पृथ्वी का जो मैग्नेट होता है उस पर काम करता है। बाकी माइक्रोफोन, जनरेटर और विद्युत मोटर, इन पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लागू होता है। सात तो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भैया ग्रुप डी से पहले कोर्स होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं लाइव के साथ साथ आपको पूरा साइंस 200 घंटे का साइंस रिकॉर्डेड भी दे रहा हूं। वहां पर जो स्टूडेंट्स मेरा बैच लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वो लाइव तो चालू किया, आज केमिस्ट्री चालू की है, पहली क्लास थी केमिस्ट्री की, लेकिन लाइव के साथ साथ मैं वहां पर आपको 200 घंटे का रिकॉर्डेड क्लास भी साथ में दे रहा हूं। विद्युत प्रेस, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं। सीधा क्वेश्चन है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों सुना होगा H बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, H बराबर I स्क्वायर RT। एट हीट, हीट कोई चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा दे रहा है। भैया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, वो चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और इसी का नाम है जूल का तापन नियम। रिपीट होगा ये क्वेश्चन, 100% रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के अंदर है ये वाला क्वेश्चन। हीट H बराबर I स्क्वायर RT। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते ये सभी यंत्र, विद्युत प्रेस, टोस्टर, ओवन, विद्युत केटली, हीटर, ये सभी वो जैसे हमारे पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, दोस्तों ये सभी उपकरणों का ध्यान रखना। आगे इसी क्वेश्चन की चीजें बदल दी जाएंगी और इससे एक नया क्वेश्चन बना दिया जाएगा। प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये उपकरणों का नाम याद रखना, ये सभी उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, गर्म होकर ऊष्मा देते हैं, गर्म होकर ऊष्मा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विद्युत बल्ब भी आता है,
विद्युत बल्ब भी इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, कुछ भाई जिन पे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगा। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इससे पकड़ना मेरे भाई, इससे पकड़ना, इससे पकड़ना। ये किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है, ये त्वरण का मात्रक है, एक्सीलेशन। इसी से पकड़ में आ सकती है भाई। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम। सीधा क्वेश्चन है लेकिन आराम से कर लीजिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितनी होगी? फॉर्मूला F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल का ही फॉर्मूला है, F बराबर ma। द्रव्यमान 10 किलोग्राम दे रखा है, साथ में त्वरण का जो मान है वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। गुणा भाग करेंगे, जवाब होगा 25 न्यूटन। सीधा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि जब आप इस क्वेश्चन को करो तो भाषा नहीं पकड़ में आएगी, भाषा पकड़ में नहीं आएगी तो हो सकता है कि क्वेश्चन को आप छोड़ के भागोगे। समझने की क्वेश्चन करना, आराम से सुनिए। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजनों को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, अगर आपने कभी नाम सुना हो, एक शब्द होता है समजातीय श्रेणी। ये कक्षा 10वीं का जो चौथा चैप्टर है, कार्बन और कार्बन के यौगिक, समजातीय श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं। श्रेणी, सुनिए मेरी बात। जैसे अगर समजातीय श्रेणी का मतलब होता है, एल्केन समूह के सदस्यों को देखिए, इस क्वेश्चन को समझे आप। एल्केन समूह के सदस्य, एक बार चेक कराता हूं। जैसे ये मेथेन है, मेथेन के बाद अगला सदस्य आता है एथेन, अगला सदस्य आता है प्रोपेन, अगला सदस्य आता है ब्यूटेन। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समजातीय श्रेणी का क्या मतलब होता है? पहली बात तो एक ही जाति के लोग हैं, इस क्वेश्चन को समझना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी का मतलब वो एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे सबके पीछे क्या रहा है, एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक ही जाति के, एक ही जाति के हैं। और एक ही जाति में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाएंगे तो CH2 जोड़ते चलो, CH2 जोड़ते चलो, CH2 जोड़ते चलो, और अगला सदस्य आता जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, तो अगला सदस्य आता जाता है, अगला सदस्य आता जाता है। इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। और एक सदस्य से हम जब दूसरे सदस्य पे जाते हैं तो द्रव्यमान में 14 का अंतर बनता है, द्रव्यमान में 14 का अंतर बनता जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इधर कार्बन का वजन होता है 12, दो हाइड्रोजन का वजन होता है 2, तो इधर तो CH2 बोल दो, और इस CH2 का वजन होता है 14। तो जब हम एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाएंगे तो वजन में 14 का अंतर आता जाता है। ये क्वेश्चन आगे बार बार रिपीट होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस लाइन को। ये है समजातीय श्रेणी, मतलब एक ही जाति की होनी चाहिए, एक ही जाति पे नियम लगता है ये CH2 वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आगे वापस रिपीट होगा,
100% गारंटी के साथ। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा। थैंक यू भाई, सभी भाई चाहे यूपी से है, चाहे बिहार से है, राजस्थान, कहीं से भी है, आप सभी भाइयों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो ये जिम्मेदारी ली है इन 62 पेपर के अंदर, सच में 1800 क्वेश्चन है। पता है, जब मैं आपको, अभी तो एएलपी के पेपर है, जब मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के कराऊंगा तो हर पेपर में 40 क्वेश्चन है उसमें। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, हर पेपर में 40 क्वेश्चन, हर पेपर में 40 क्वेश्चन है वहां पर। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हो सकता है कि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं हो, कुछ भाई कर भी देंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, नहीं करो तो छोड़ दो, गलत मत करना, गलत नहीं करना मेरा भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात हो रही है, इसकी क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा। तो एक चीज तो हमें थोड़ी सी समझ में आ रही है कि सर क्लोरीन गैस तो बाहर निकलेगी, जी हां निकलेगी, तो क्लोरीन गैस तो सब में बाहर निकल रही है, जी हां, इसको हटाइए क्योंकि यहां पर क्लोरीन गैस नहीं है, ठीक है, इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, जब HCl की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो एक तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस है ये, क्लोरीन माइनस आयन बन रहे, आयंस की बात हो रही है यहां पर, चीजों के टूटने की बात हो रही है। तो HCl जब जल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, आयन आयन ये प्लस लग रहा है इसलिए हाइड्रोनियम आयन, और यहां पर क्लोरीन माइनस, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, ये शायद कुछ भाई इसको करेंगे, और करेंगे ना तो सच बता रहा हूं गलती होने की 99% चांसेस क्वेश्चन के। करना भाई, पढ़ना इसको, क्या लग रहा है आपको कहां से आया है ये क्वेश्चन, करो जल्दी से इसको, फिर मैं बताता हूं आपको इसका जवाब। कल पेपर नंबर हम 2 करेंगे। अरे मेरे भाई, हेलो हाइन को छोड़ो, क्वेश्चनों को देख लो, जीवन है यार, चलता रहेगा, निकलता रहेगा, लड़कियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, है ना, कहीं छोटी मोटी मिल जाएगी तो जीवन यापन हो जाएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कहीं 8वां वेतन आ रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, हल्का हल्का हमने भी सुना है कि कोई 8वें वेतन नाम की कोई चीज आ रही है। और सच बता रहा हूं, जिस दिन आ गई ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ग्रुप डी की तनख्वाह ये पक्की मान लेना, जिस दिन 8वां वेतन लग गया ना उसी दिन 50 से प्लस हो जाएगी, ये 100% गारंटी है, मिनिमम बता रहा हूं, बिल्कुल 50,000 से ऊपर पहले महीने की तनख्वाह होगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मेरा भाई, ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ो, नहीं तो सच बता रहा हूं, लोग एटीएम पे नौकरी कर रहे हैं 12,000 रुपए, कोई कहां नौकरी कर रहा है 10,000 रुपए। क्यों यार, क्यों क्यों भटक रहे हो, लगा ले मेरे भाई, अभी भी ताकत समय है ना, नहीं तो सच बता रहा हूं 10 घंटे तो नौकरी करेंगे और 10,000 रुपए देंगे, 12 घंटे नौकरी करेंगे 12,000 रुपए देंगे, बाकी आपकी मर्जी है मेरा भाई। यही कर लो उस मेहनत को, सही बता रहा हूं, सही वक्त है, सही समय है, जितना मेरे पे होगा मैं सिखाता चलूंगा, कुछ मेहनत आप करो, निकल जाएंगे मिलजुल के। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को समझ, एक्चुअली ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की किताब में। अब ये कैसे है, अगर एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का दूसरा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी कक्षा 9th दूसरा चैप्टर की बात कर रहा हूं, वहां पर एक टॉपिक है तत्व
यौगिक, मिश्रण, विलयन, विलेय, विलायक। मेरा भाई सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, वहां पर ये टॉपिक है। अब वहां पर एक विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, नाम सुना होगा। एक होता है कोलाइडी विलयन, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये एक समांगी नहीं, विषमांगी, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ये एक विषमांगी मिश्रण होता है भाई। और ये जो कोलाइडी विलयन है, सुनिए सुनिए, मजेदार क्वेश्चन है। ये कोलाइडी विलयन बनते कैसे हैं मेरे भाई? ये कोलाइडी विलयन बनते हैं दो पदार्थों को मिलाने से। यहां पर एक लेते हैं हम विलेय, एक लेते हैं विलायक। सुनिए, विलेय कम मात्रा में, एक लेते हैं विलायक ज्यादा मात्रा में, तो यहां बनेगा कोलाइडी विलयन। एक बनाते हैं कोलाइडी विलयन, समझ लेना, नहीं तो गलत तो छपेगा ये। एक कोलाइडी विलयन बनेगा। बुक कैसे मिलेगी भैया? प्ले स्टोर पे जाओ, डावरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करो, ऑर्डर कर दो, डिलीवरी चार्ज फ्री है। सोनू भाई, ये कोलाइडी विलयन बनेगा। अब कोलाइडी विलयन भी तरह तरह के होते हैं। यहां पर बात हुई है जेली, जेली 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 की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा, ये है शब्द परिक्षिप्त प्रावस्था। दो शब्द होते हैं भाई यहां पर, प्लीज इस क्वेश्चन को पकड़िए। यहां पर दो शब्द है, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक शब्द होता है परिक्षेपण माध्यम। देखो मेरे भाई, प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाना, क्या कर लेना, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाना चुपचाप से, और अगर छोड़ के नहीं भगना तो गांठ बांध लो। ये कक्षा 9वीं की किताब में एक चार्ट दे रखा है मेरे भाई। कक्षा 9वीं की किताब में ये एक चार्ट है, इस चार्ट को घोंट के पी जाइए। जी हां, सुनो अब मेरे भाई, जो चार्ट में बताऊं ना, उसको तो गांठ बांध के अपने पास बांध लो, कमरे पे चिपका दीजिए ऊपर कहीं। देख सुन, इधर देख जल्दी से भाई साहब, ये कोलाइडी विलयनों की मैं बात कर रहा हूं। ये है कोलाइडी विलयन, ऐसे समझो ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। यहां पर इसकी बात हो रही है, मैंने पहले ही गोला लगा रखा था एक बार। जेल, जेल, जेल। ये जेल बनता कैसे है? ये जेल कैसे बनता है? और इस जेल के अंदर, जेल के अंदर आता है जेली, जेली, पनीर, पनीर भी इसी का उदाहरण है, मक्खन। ये चीज क्या है? ये कोलाइडी विलयन। इनको कोलाइडी विलयन क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, इसमें क्या होता है, दो चीजें हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसकी मात्रा कम होती है, जो कम मात्रा में होता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोल दो। और एक है परिक्षेपण माध्यम, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। थोड़ा समझो, दो चीज मिलाएंगे तो ये कोलाइडी विलयन बनेगी। यहां पर क्या करना है, द्रव और ठोस, द्रव की मात्रा कम होगी, एक ऐसा पदार्थ जिसमें द्रव की मात्रा कम है, ठोस की मात्रा ज्यादा है, इनके मिलने से एक कोलाइडी विलयन बनता है, जिसको हम जेल बोल रहे हैं। और इसका उदाहरण है जेली, पनीर और मक्खन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जेली के अंदर, जेली के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? द्रव, 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 कम मात्रा। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? द्रव। और अगर वो कहता कि इसमें परिक्षेपण माध्यम कौन है, तो ठोस है। तो भैया ये चार्ट पकड़ना पड़ेगा। ये अवस्था है परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा होती है। ये परिक्षेपण माध्यम है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। और ये कोलाइडी विलयन बनते हैं। ये इसके उदाहरण है। ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, फिर अंडरलाइन कर देता हूं, आगे के लिए ध्यान रखना। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध बहुत बार आ चुका है। जहां फोम, 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 जहां मैंने अंडरलाइन कर लिए ना मेरे भाई, आप भी अंडरलाइन करके ले जाइए।
ये उदाहरण कल की जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ मुझे कि जो कोहरा है ना, कोहरा, इस कोहरे के अंदर परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में कौन है? जो कोहरा होता है उसमें द्रव कम होता है, द्रव की मात्रा कम होती है, गैस ज्यादा होती है। अरे भाई कोहरा कैसे बना? कोहरे के अंदर गैस है और पानी है, कोहरा बन गया। तो द्रव की मात्रा वहां कम रहेगी और उस कोहरे के अंदर गैस की मात्रा ज्यादा होगी। इसका जो कोलाइड विलयन होता है उसको एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। पकड़िए इस चार्ट को, सीखे इस चार्ट को, और नहीं तो मेरा भाई अगर इसको छेड़ोगे ना तो मारे जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था ये चार्ट मैंने लगा दिया है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है कि जेली की स्थिति में, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है? परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था यहां पर द्रव है। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? यहां पर द्रव है। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? यहां पर द्रव प्रावस्था है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1। देखिए दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई है। कॉपर बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, जल बनेगा। तो इस जो ये अभिक्रिया लिखी है ना, इसका एक संतुलित समीकरण ढूंढना है। भाई है अभिक्रिया एक ऐसा देखो जहां पर ये अभिक्रिया संतुलित हो रखी है। तो प्लीज इसको चेक करो। देखो इधर, इसमें देखो, इधर कॉपर 3 ऑक्सीजन 3, कॉपर 3 ऑक्सीजन 4 होगा, इधर ऑक्सीजन 4 होगा, ऑक्सीजन 4 होगा। ये समीकरण गलत है। भैया ऐसा समीकरण ढूंढो जो संतुलित है। संतुलित का मतलब है इधर और इधर तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर देखो कॉपर 3, कॉपर 3 इधर, इधर भी कॉपर 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ये वाला इसके आगे भी काउंट होगा। ऑक्सीजन 3, यहां ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, क्लियर है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यहां पर भी नाइट्रोजन 2, सही है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहां पर भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर बी एक संतुलित अभिक्रिया है। ये यहां पर एकदम समीकरण को संतुलित करके दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। संतुलित का मतलब है दोनों तरफ परमाणु बराबर होने चाहिए, इधर और इधर वाले हिस्से में। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यह है इसका ऑप्शन नंबर वी। 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, फिजिक्स का क्वेश्चन है। पेपर से ही दिमाग की बत्ती जलती है मेरे भाई। सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत अगर अच्छी लगे तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मेहनत करता रहूंगा। बस जिस तरह से आप पहली क्लास के साथ जुड़ते हो ना, अगर सच में मेरे साथ महीने 2 महीने आप जुड़ गए ना तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन आप क्या है, एक दिन जोश में रहते हो, अगले दिन दिखते ही नहीं हो। भैया इस जोश को ऐसे ही बनाए रखिए, तब जाके काम चलेगा। यदि पृथ्वी और एक्स दूरी पर रखे एक सेब, ये हमारी पृथ्वी ऐसे समझ लो, ये एक सेब है, इनके बीच की दूरी है एक्स, इनके बीच की दूरी है एक्स। क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, और इनके बीच में आकर्षण बल है एफ, इनके बीच में आकर्षण बल क्या है? एफ है। तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखे। अगर इनके बीच की दूरी x की बजाय 2x कर दे, बीच की दूरी को 2x कर दे, इनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल कितना होगा? दूरी को दुगना कर दूं तो बल कितना होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आपने यदि पढ़ा हो तो बल जो है ना दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दूरी को दुगना किया है
दूरी को दुगना किया है, दूरी को दुगना किया है तो बल जो है ना कितना होगा भाई? हाँ, मेरे हिसाब से तो एक बार चेक करो, 1/4 होगा क्या? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4 होगा, स्क्वायर लगेगा भाई, F/4 भाई। बल जो है पहले की बजाय 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 1/4 हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों सुनो, कहते गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुना भी होगा, जब इन समीकरणों को मिलाते हैं तो m1 और m2 ऊपर रहता है, दूरी का स्क्वायर नीचे रहता है। और ये भी सुना होगा, जब ये हटता है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक g आ जाता है और ये इस तरह का समीकरण बन जाता है। मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखो, हमको पता है कि बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर क्वेश्चन में दूरी को दुगना किया गया है, दूरी को तो दुगना कर दो लेकिन स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। तो बल जो है पहले की बजाय 1/4 हो जाएगा, बल पहले की बजाय 1/4 हो जाएगा, बल पहले की बजाय 1/4 हो जाएगा। यह है न्यूटन की गति के नियम में से क्वेश्चन नंबर 16। एक और अच्छा क्वेश्चन, सीधा लेकिन अच्छा, सीधा अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों आज से मेरा एक लाइव बैच शुरू हुआ है डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर मैंने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। अगर आपके पास समय है तो एक बार जरूर से डेमो क्लास लेके देख लेना, ठीक है ना? अगर समय है तो एक बार डेमो क्लास लेके जरूर देख लेना। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट की है, पहली क्लास है बैच की, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। डेमो लेको देख लो, फ्री क्लास है, 1-2 दिन आप पढ़ के देख लो, कोई नया बच्चा है तो। देखो दोस्तों, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, जैसे आपको पता होगा, थोड़ी देर के लिए आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14। इसकी बात हुई, ये है परमाणु क्रमांक। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहता है। चाहे दुनिया कितनी भी उलट पुलट कर ले, परमाणु क्रमांक जो है वो हमेशा, परमाणु क्रमांक जो है वो हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आंसर इसका होगा डी। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, जिसको हम जेड से लिखते हैं, जेड से लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। एक बात और देख लो, अगला देखिए दोस्तों, आपने एक समीकरण कभी ऐसा जरूर से पढ़ा भी होगा, कहते हैं परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है और इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन मेरा भाई, ये जो सूत्र हम लिखते हैं ना, ये लिखते हैं उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए ये सूत्र लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब परमाणु आयनिक अवस्था में आता है, जब परमाणु आयनिक अवस्था में आता है, जब परमाणु आयनिक अवस्था में आता है तो इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज कभी नहीं बदलती, चाहे परमाणु उदासीन हो चाहे आयनिक, ये दो चीज कभी नहीं बदलती है, ये हमेशा बराबर रहती है। इलेक्ट्रॉन हलचल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है हलचल कर सकता है। हां, यदि परमाणु उदासीन है तो ये तीनों चीजें बराबर चलती है। लेकिन आयनिक अवस्था, जैसे एक तो होता है सोडियम, तो इसका नंबर कितना है? 11, तो ये तीनों चीजें 11-11 हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे है, आयनिक अवस्था में है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, बाकी का परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन 11-11 ही रहेगा। समझने इस क्वेश्चन को। मैं क्या कह रहा हूं, अगर परमाणु उदासीन है तो ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। ये अभी इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में ये 11, ये 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां 10 रह जाएंगे। समझ में आया तो एक बार प्लीज एक यस का मैसेज छोड़िए। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे परमाणु उदासीन हो चाहे आयनिक अवस्था में हो, परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर चलता है। यहां ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट है। सभी दोस्त भाई एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और ये मैं करा रहा हूं आज पेपर नंबर 1। दोस्तों जो भाई थोड़े लेट जुड़े हैं, हमारी 2024 के अंदर अभी लेटेस्ट में नवंबर दिसंबर में ये 62 पेपर हुए हैं और ये टीसीएस ने ही करवाए, रेलवे ने ही करवाए हैं। तो इन पेपरों को हम देख रहे हैं कि ये 62 पेपर में साइंस के 1800 क्वेश्चन आए थे भाई। इन 62 पेपरों के अंदर साइंस के 1800 क्वेश्चन है कुल मिलाकर। जी हां, और इन 1800 क्वेश्चनों को मैं आपको कराने जा रहा हूं। अगर आपका साथ रहा तो पूरे 62 पेपर अच्छे से करा दूंगा और इससे आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें आपको 100% हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन इनमें से मैं फिर बता रहा हूं 90% क्वेश्चन, 90% प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 9वीं 10वीं से पूछे गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 9-10 से पूछे गए हैं पूरे क्वेश्चन। पकड़ लो इन 1800 क्वेश्चनों को। इधर हमारा एक लाइव बैच शुरू किया है हमने। चाहो तो आप हमारे इस लाइव बैच के साथ जुड़कर आपकी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। तैयार तो आप हो, लेकिन कुछ कमी नहीं रह जाए, क्योंकि ये 100, 200, 300 रुपए नहीं भी आ पाएंगे मेरे भाई। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर कुछ कमी है तो अभी भी उसको दूर कर ले। आज हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है और ये लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। इस लाइव बैच में हम आपको रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं। केवल रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो 299 फीस है हमारी। ज्यादा लग रही है और कम कर देंगे जिसको ज्यादा लग रही है। रिकॉर्डेड बैच 299। ये मेरी बायो की किताब है, हाथ से लिखी है मैंने। बायो की किताब है मेरा भाई, हाथ से लिखी है पूरी किताब। एक बार इसका देख लेना। कोई कहता है गुरुजी डेमो, देख लेना मेरे भाई, एक बार किताब देख लेना, जीवन में नहीं भूलेगा। हाथ से लिखी है पूरी किताब, टोटली हाथ से लिखी है। फिर ये वाली किताब फिजिक्स केमिस्ट्री की है, 400 पेज है इसमें, हाथ से लिखी है पूरी किताब, है ना। पूरे जयपुर के अंदर मिल रही है, जयपुर में है, पूरे जयपुर में है ना। और अगर आप जयपुर से बाहर के हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर दो, इसको पहुंच जाएगी 6 से 7 दिन में। 6 से 7 दिन में आपके घर पहुंचा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा रट के बैठ जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों में जो लक्षण जाएंगे, बच्चों में जो भी लक्षण जाते हैं, तो आपको पता है आधे गुणसूत्र मां से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिताजी से आते हैं। तो बच्चों में जो लक्षण आएंगे तो जरूरी नहीं है केवल पापा ही पापा के लक्षण आएंगे, पापा के साथ साथ मम्मी के भी लक्षण आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से लक्षण जो है बच्चे तक पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है। बहुत सुपर क्वेश्चन है, एकदम सुपर क्वेश्चन की लिस्ट में रख दो, मजा आ जाएगा। एकदम टॉप क्वालिटी पे ले जाइए इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 से उठाया गया क्वेश्चन है। 2 में भी है, 3 में भी है ये। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो 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 ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ठंडे जल के साथ मैं आपको बताऊं, पोटेशियम है, सोडियम है,
एक है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, पोटेशियम ऊपर से लिख दू, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, लेड, हाइड्रोजन, यहीं तक देख लो मेरे भाई। ये दोनों ठंडे जल से क्रिया करती है, तीव्र गति के साथ ठंडे जल से क्रिया करती है। ये दोनों धातु ठंडे जल से क्रिया करती है स्पीड के साथ। ये कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ क्रिया करता है धीमी गति से। ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ क्रिया करता है। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा ये भाप के साथ क्रिया करता है, न ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करता है, ये स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करता है। भाई इस क्वेश्चन में एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं, ये स्ट्रीम भाप के साथ क्रिया करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 19 भैया देख लेना, ये ठंडे जल से क्रिया करते हैं तीव्र गति से, ठंडे जल से क्रिया करता है धीमी गति से, ये गर्म जल से क्रिया करता है, ठंडे से नहीं करेगा, और ये तीनों भाप के साथ क्रिया करते हैं। तीनों ठंडे और जल गर्म से नहीं रिएक्शन करते। ये एल्यूमिनियम, जिंक और एफी ये तीनों तत्व जो है ये स्ट्रीम या भाप के साथ रिएक्शन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्लास का पीडीएफ डावरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये 19वां क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों देख लो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित है। दोस्तों ये कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, जहां पे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का वाला चैप्टर है वहां पर। तो प्लीज यहां 3 ऑप्शन है, इनमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। भाई जो पारितंत्र होता है ना, पारितंत्र, इस पारितंत्र के अंदर जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक व अजैविक घटक दोनों होते हैं, मतलब इसमें सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। पहली बात, पहला ऑप्शन सही है। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक का काम करते हैं। ठीक है, 3 चीज होती है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक में ज्यादातर वो चीजें आती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं ना वो होते हैं उत्पादक। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी हरे पौधे, जी हां, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कुछ बैक्टीरिया जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कथन भी सही है, उत्पादक है ये। अपघटक के अंदर, अपघटक वो होते हैं जो जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं, और इसके अंदर अपघटक के अंदर मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु और कवक आते हैं इसके अंदर भाई, अपघटक के अंदर। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी जी राइट है, तीनों ही ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये उसमें से है जो आपका उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक सुना होगा। जैसे अपने कहां से है, जैसे घास है तो घास को टिड्डा खा गया, टिड्डा को वो खा गया, उसको वो खा गया, लास्ट में उसको अपघटक खत्म कर देते हैं, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी गांठ बांध के रख लेना, जब भी एग्जाम में घुसेगा ना किसी के तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलान करना है यहां पर आपको। यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की है, पुष्प की संरचना की बात हो रही है दोस्तों। मेनली यहां पर स्त्री केसर की बात हो रही है। स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग निचला, फूला हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का मध्य भाग लंबा क्या कहलाता है? स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? और अंडाशय के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो मैं यहीं पर आपकी कहानी क्लियर कर देता हूं। ये स्त्री केसर का चित्र बना रहा हूं, ये स्त्री केसर का चित्र बना रहा हूं दोस्त। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है।
ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, ये वर्तिका कहलाती है, ये वर्तिका कहलाती है, और इसका टॉप भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये स्त्री केसर का चित्र बना रहा हूं, और प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर ये हमारा जो होता है, ये होता है बीजांड। इसके अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। तो ये स्त्री केसर का चित्र है, पूरा पुष्प का नहीं है, ये है नर जननांग, सॉरी मादा जननांग का चित्र है। फूल के अंदर, पुष्प के अंदर ये है मादा जननांग। जब हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, इसको भी अपने पास रख लो, इस चित्र को रख लेना। जिस दिन परीक्षा देने जाओगे क्वेश्चन यहां से आएगा। दोस्तों ये वो ही चित्र है, आपसे जो जो बातें पूछिए मैं बता दूं। सबसे ऊपर का भाग क्या होता है, तो सबसे ऊपर का भाग है वर्तिकाग्र, बीच वाला लंबा भाग वर्तिका, ये नीचे नीचे वाला भाग ये अंडाशय, ये नीचे नीचे वाला भाग, और अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं, अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन छपेगा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 20। तो ए, स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग, ये हमारा अंडाशय कहलाता है। ए का सी से मिलान कर दो, ए का मिलान सी से कर दो। मध्य भाग वर्तिका कहलाता है, डी से मिलान कर दो दूसरे का। शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, तीन को ए से मिला दो। और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा पेपर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास का ये आंसर की है, आंसर की में कुछ गलती हो तो आप खुद देख लेना। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस क्लास का जो पीडीएफ है, आपको रोज नहीं कहना पड़े, इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्लास है इसका पीडीएफ जो है ना, स्पेस मत देना, DABRA डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। किसी को नया कोर्स चाहिए, किसी को किताब चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप नंबर पर, आपको रिप्लाई दे दूंगा। पेपर कैसा लगा, प्लीज सभी भाइयों से मेरा इतना सा निवेदन रहेगा, जो स्टूडेंट्स बाद में क्लास देखते हैं प्लीज मुझे बताना कमेंट करके क्लास कैसी रही, क्या इन क्वेश्चनों को मैं कराता रहूं। और ये 1800 क्वेश्चन है विज्ञान के, और ये बहुत हेल्प करेंगे मेरे भाई, इनको सीखो। क्वेश्चन से पता चलता है कि क्या हो रहा है इस दुनियादारी में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। कल पेपर नंबर 2 के साथ फिर मिलूंगा रात 8 बजे डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर। बाकी एप्लीकेशन पे जो लाइव बैच है वो शाम को 6 बजे चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।